हाणे अव्हांखे वठी हलूं था लाहौर, जिथे इजलास खे नवाज़ शरीफ़ ख़िताब करे रहियो आहे। और कि इसमें है ही कुछ नहीं, ना कोई एविडेंस है, ना कोई इसमें कोई इल्ज़ामात के सबूत हैं। सब कुछ उन्होंने जो है ना वो JIT ने और इन सब लोगों ने मिल के वो बनाए थे। उसके फिर जजों ने जो ट्रायल किया हमारा, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला पनामा में, तो अकामा निकाल लिया। यानी पनामा को करते करते बीच में अकामा अचानक आ गया, क्योंकि पनामा में था कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उसकी इजाज़त नहीं देता था, तो उन्होंने अकामा निकाल लिया और फिर वो फैसला सुनाया जो दुनिया में मजाक बन के रह गया। अकामा पे आप यानी कि एक वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं, उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इस बात पे आप वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉडफादर कह रहे हैं आप। ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? एक तो ये हमारा ट्रायल हो रहा था झूठा, उधर से जो है वो उस बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स और वो ट्रायल हो रहा था, उधर से मीडिया अपना ट्रायल कर रहा था। यानी पता नहीं क्या कहाँ से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज़ शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे ख़िलाफ़ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है। कल जब वहाँ में मैं था तो मुझे अपना जो है ना वो वहाँ पूछा, दोस्तों ने मुबारकबाद दी, तो मुबारकबाद लेते तो इंसान के मुंह पर ज़रा एक इत्मीनान सा आ ही जाता है ना जी, ज़रा थोड़ा सा इंसान मुबारकबाद वसूल करता है तो वसूल भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। लेकिन जो दुख हमें दिए गए हैं उसका कोई मुदावा है? क्या मुदावा है उसका? और आप ये देखें कि मैं लंदन में मौजूद था, मेरे साथ मरियम भी थी, तो हमने दरख्वास्त की कि भाई हम आ रहे हैं, हमारे आने पर आपने जो फैसला सुनाना है वो आने पर सुनाए, मैं कोर्ट में आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ज़रा भी बात नहीं मानी। मैं नायब कोर्ट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने फ़ैसला सुना दिया, मुझे 10 साल कैद सुना दी, मरियम को 7 साल कैद सुना दी, जायदादें ज़ब्त कर ली जाएं, जुर्माने, बड़े बड़े जुर्माने जो ना वो डाल दिए हमारे ऊपर। तो मेरी अहलिया साल कैद सुना दी, जायदादें ज़ब्त कर ली जाएं, जुर्माने, बड़े बड़े जुर्माने जो ना वो डाल दिए हमारे ऊपर। तो मेरी अहलिया आखिरी सांसें ले रही थी वहाँ पर, और मैंने कहा मरियम को, मैंने कहा कि अल्लाह ताला इनको शफाअत आ फरमाए, चलते हैं पाकिस्तान सज़ा सुनने के बाद। मैंने कहा बिल्कुल जाते हैं और जो है वो भुगतेंगे सज़ा। जाली मुकदमा है, अल्लाह ताला पे हम अपना मामला छोड़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम सज़ा सुनने के बाद यहाँ बैठे रहें। मेरे साथ गई, आखिरी दिन तक मेरी अहलिया भी होश में नहीं आई, उनको वहीं हम अस्पताल में ICU में छोड़ के आए। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद पता नहीं मुझे उनके साथ रहना चाहिए था। वो बड़े क्रिटिकल दिन थे उनके लिए, ज़िंदगी के लिए। तो डॉक्टर्स
डॉक्टर्स ने मुझे कहा था जब मैं गया यहाँ से तो हम बड़े खुश थे, जा रहे हैं मुकदमे के बीच में से हमें एक हफ्ते की छुट्टी ली हमने उनकी तीमारदारी के लिए। लंदन गए हम, वो घर पे थे उन दिनों में, तो हमने कहा चलें आज शाम को जाएंगे, पहुंचेंगे, मुलाकात होगी। तो जब एयरपोर्ट पे उतरे तो हमें हुसैन लंदन एयरपोर्ट पे लेने आया, तो उन्होंने कहा जी कि आप अभी हम हस्पताल जाएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि रात को उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई, तो उनको आईसीयू में दाखिल कर दिया गया। हमें बड़ी हैरत हुई कि क्या बात हो गई एकदम। वहाँ गए तो बेहोश थी। तो जो डॉक्टर था वो अपना अंग्रेज़ डॉक्टर था, तो मुझे अपना उनके साथ मैंने कहा इनसे हम ज़रा बैठ के बात तो करें, पूछें कि इनकी कंडीशन क्या है। तो बेहोश थी, तो कहने लगा शी हैज़ 1% चांस ऑफ सर्वाइवल, 1%, और 99% ये कि ये नहीं सर्वाइव करेंगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या वो हमारे ऊपर बीती होगी। तो हम वहाँ पे एक हफ्ते के लिए गए, लेकिन उनकी तबीयत बहुत चूँकि ख़राब थी तो हमने एक्सटेंड कर दिया और भी। तो हम तकरीबन 1 महीना फिर वहाँ रहे। 1 महीने में वो होश में नहीं आई, और फिर यहाँ सज़ा सुनते वापस आ गए। जिस दिन वापस आए तो इत्तला मिली कि वो होश में आ गई हैं, लेकिन वो होश में आना ना आना हमारे लिए तो एक ही बराबर था, क्योंकि हमारा उनसे कोई फिर राब्ता नहीं हो सका, सवाए कि जेल से मैं हफ्ते में हम 1-2 मरतबा टेलीफोन पे जो परमिशन मिलती है कैदियों को, तो वो अवेल करते थे, तो उससे बात होती थी उनसे, लेकिन वो बात करने की पोजीशन में नहीं थी। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि रिकवर कर रही हैं। बहरहाल वो अचानक फिर अपना तबीयत उनकी नासाज हुई, उनको फिर दोबारा आईसीयू में दाखिल कर दिया गया तकरीबन 3 महीने बाद। उन 3 महीनों में हम जेल वहाँ पे अडियाला में थे, तो वहाँ एक अजीब दास्तान है, वो मैं दास्तान सुनाना चाह रहा था, पहले भी आपने सुनी है, लेकिन वो एक बड़ी एक मानी खेज़ किस्म की दास्तान है जो बार बार मेरी तवज्जो उधर जाती है और मेरे मुंह से ये बातें निकलती हैं, बार बार निकलती हैं। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि मैं बार बार क्यों बात करता हूँ, लेकिन करनी पड़ती है। ये बातें याद रहती हैं और ज़िंदगी भर याद रहेंगी, ये नहीं भूल सकती। ये वो ज़ख्म है जो कभी भरेंगे नहीं। और जैसे मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया, मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सज़ा, असल सज़ा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है, जिनके लिए आज उस ज़माने की 4 रुपए की रोटी आज 15 रुपए की, 20 रुपए की हो गई, जिनके लिए 50 रुपए की चीनी आज न जाने 150 रुपए की हो गई। उस ज़माने की बिजली आज इतने महंगे बिल हो गए कि बिल अदा नहीं हो सकता। इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती कि हमारे कौम के बच्चे स्कूल ना जा सकें। इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि उनके 2 वक्त का खाना ना मुयसर हो सके। क्या सज़ा इससे बड़ी हो सकती है कि वो बेचारे यही सोचते रहें कि हम इस महीने के अंदर अपने बच्चों की फ़ीस स्कूल की कैसे अदा करें। अगर हमने बिल देना है बिजली का तो फ़ीस नहीं दी जा सकती, और अगर फ़ीस देनी तो बिल नहीं दिया जा सकता, और अगर बिल देंगे तो किराया मकान जो मालिक मकान है वो निकाल के बाहर फेंकेगा। ये हाल है हमारे मुल्क का, कौम का। इस वक्त लाखों लोगों को उस वक्त रोज़गार मिल रहा था और करोड़ों गुर्बत की लकीर से ऊपर आ रहे थे, गुर्बत से भी निकल रहे थे। सज़ा मुझे नहीं मिली, मुझे तो एक फ़र्द के तौर के ऊपर सज़ा मिली, हमारे ख़ानदान को मिली, हमारी पार्टी को मिली,
لیکن اصل سزا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ملی جو آج روٹی کو ترستے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ویڈیو کے اندر کہ روٹی لوگ تقسیم کر رہے ہیں اور 100 خواتین اور بندوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں صرف روٹی لینے کے لیے مفت. پہلے ایسے منظر کبھی نہیں ہم نے دیکھے تھے لیکن آج دیکھ رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں میرے فون پہ ہے ایسے میں ویڈیوز سنبھال کے رکھ لیتا ہوں, کبھی کبھی دیکھتا بھی ہوں اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے اور ہم نے مل کے اس قوم کو اس حال سے باہر نکالنا ہے. یہ یاد رکھنے کے لیے اور یہ اپنے آپ کو سبق سکھانے کے لیے اگر کہتے ہیں تو میں وہ اسکرین پہ میں وہ سینز آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں. یہ عملاً ہمارے ملک اور ہماری قوم کا حال ہو گیا ہے. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ میں وہاں جب وہ دوبارہ کلیپس کر گئیں آئی سی یو میں گئیں تو میں کورٹ پہ تھا. وہاں ایک کورٹ میں تو مجھے سزا ہو گئی تھی, اسی کی سزا میں بھگت رہا. دوسرا مقدمہ جس سے کل بریت ہوئی ہے اس کیس میں نیب کورٹ میں تھا. مجھے بتایا گیا, فون آیا کہ جی وہ آپ تو بات میں جو کہ کورٹ میں بات نہیں ہو سکتی تھی کہ مجھے میسج آیا جی کہ وہ دوبارہ آئی سی یو میں چلی گئی ہیں تو آپ ذرا بات کر لیں اپنے بیٹے سے. میں نے کہا بات تو اب جیل میں جا کے ہی ہو سکتی ہے. جو اڈیالہ جیل میں چلے گئے تو اڈیالہ جیل میں وہ سیدھا سپریم کے کمرے میں اس کے باہر ہی گاڑی رکتی تھی تو وہیں ہم اتر کے تو اس کے کمرے میں گیا تو اس کے کمرے میں جا کے تو یہ جیل میں یہ بھی تھی لیکن یہ چونکہ اس مقدمے میں کورٹ میں نہیں گئیں تو یہ وہیں جیل میں تھی. تو وہاں جا کے تو میں نے سپریم کو کہا کہ مجھے میری بات کرا دیں, یہ واقعہ ہوا ہے اور میں جو ہے وہ مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی ہے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ میری بات کرا دیں. تو اس نے کہا جی ہم تو بات نہیں کرا سکتے. میں نے کہا یہ ایک بہت ہی انسانی ہمدردی والا معاملہ ہے, ایمرجنسی ہے, اگر آپ بات کرا دیں گے تو آپ کو کس نے نوکری سے باہر نکال دینا ہے. آپ میری بات کرا دیں اور آپ کہہ دیں کہ جناب ان کی وائف بہت بیمار ایک دم ہو گئی تو میں نے بات کرا دی تو آپ کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں ہوگا. 2 فون لینڈ لائنز پڑی ہوئی تھیں, 2 موبائل تھے, اس نے بات نہیں کرائی. میں نے اس سے بڑا اصرار کیا, بات نہیں کرائی تو ہمیں اجازت نہیں ہے. خیر میں پھر اٹھ کے چلا گیا وہاں اپنے سیل میں, جس سیل میں مجھے رکھا ہوا تھا. تو اس کے 2.5-3 گھنٹوں کے بعد آ کے مجھے کہتا ہے جی کہ آپ کو ایک بری خبر سنانی ہے, آپ کی بیگم صاحبہ انتقال کر گئی. تو اب ہم آ کے آپ کی بیٹی کو کہنے جا رہے ہیں, ان کو میسج دینا ہے. میں نے کہا بالکل آپ نہ جائیں, میں جاؤں گا, میں خود جا کے ان سے بتاؤں گا. تو میں پھر ان کو جا کے میں نے بتایا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیوی یا ماں کی جو خبر مرنے کی ملے وہ بھی جیل میں تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ میں نے جو شروع میں بات کی تھی, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا پتہ نہیں صحیح یہ فیصلہ کیا یا نہیں صحیح کیا کہ مجھے ان کے پاس ہونا چاہیے تھا اس وقت اور ان کی تیمارداری کرنی چاہیے تھی اور وہاں میں موجود ہوتا تو چاہے مجھے کم از کم مجھے تو صبر آ جاتا کہ چلیں ٹھیک ہے میں نے اپنا وقت پورا دیا ان کو, لیکن میں وہ بھی نہیں دے سکا. اور یہاں آ کے جو ہے نا جیل چلے گئے ایک جھوٹے مقدمے میں جس کا پول کل کھلا ہے, جس کا پول کچھ دن پہلے کھلا ہے کہ کتنا بڑا فراڈ تھا, یہ کتنا بڑا ظلم تھا. اور نکالنا ایک اقامے پہ وزیر اعظم کو, پھر اس کے اوپر مقدمے دائر کرنے جھوٹے, وہ بھی اسی بینچ کا آرڈر تھا کہ اس کے خلاف
मुकदमे किए जाएं नवाज शरीफ के खिलाफ। ये नैब का अपना फैसला नहीं था, नैब को ये हुक्म सुनाया गया था और उसके बाद फिर जज बिठा दिया। जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, उस जज को बिठा, जस्टिस एजाजुल हसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया कि जी आप बैठें और आप सुपरवाइज करें सारे मुकदमे को, कार्रवाई को, और आपने मतलब ये है कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सज़ा होगी और जल्दी से जल्दी होगी। वीकेंड्स पे भी कोर्ट लगा करेगी। इतनी जल्दी थी सज़ा सुनाने की कि वीकेंड्स में भी, और जज को छुट्टी भी लेने से मना कर दिया गया कि आपने ये काम करना है। ये इतनी बड़ी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और 25 करोड़ अवाम के ख़िलाफ़ ये एक्शन हुआ है, ये साजिश है और 25 करोड़ अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए, पूरा नोटिस लेना चाहिए। मैं किसी इंतकामी जज्बे से ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया, वजह पता लगनी चाहिए। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। हमने तो अपना काम किया है। हमने तो सड़कें बनाई हैं, मोटरवेज बनाई हैं, बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया है, एटमी धमाके किए हैं, दिफा को मजबूत किया है। ये JS-17 जो पाकिस्तान बनाता है फाइटर प्लेन, इस मुआहदे पर मेरे दस्तखत हैं उस पर, चाइना के वज़ीर आज़म के और मेरे मौजूदगी में ही हमने एग्रीमेंट साइन किया वहाँ पे। और उसके बाद पाकिस्तान में CPEC हम लेके आए अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान की तरक्की 6.3 पर लेके आए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तारीखी थे हमारे ज़माने में, और उसके बाद डॉलर को बांध के रखा हमने 4 साल। यहाँ तो एक घंटे में डॉलर ऊपर नीचे जाता है, 4 साल बांध के रखा। ये बैठे हैं जिन्होंने ये काम करके दिखाया है, डार साहब भी पूछें इनसे कि पाकिस्तान की तरक्की। और फिर हमने IMF को खुदा हाफिज कहा। भाई सब रिकॉर्ड की बातें हैं। जिस IMF का आज इतनी सुबह शाम मिन्नतें करता रहा, हमने खुदा हाफिज कहा। वो कहाँ से कहाँ ले गए हम। आपके इलाकों में जो सड़कें बनी हैं, जो मोटरवेज बनी हैं, 10-10 घंटे का सफ़र आज 3-3 घंटे में हो गया अल्लाह के फजल करम से। वो ऐसे ही हो गया, डिलीवर किया अल्लाह के फजल से हमने। और सब्जियां सस्ती, चीनी सस्ती, आटा सस्ता, घी सस्ता, गोश्त सस्ता, भाई हर चीज़ सस्ती। महंगाई कम से कम लेवल पे थी। हमारे जाने के बाद महंगाई को दुगना तिगना चौगना कर दिया। यानी चौगना क्या, यानी कि कीमतें कंट्रोल में नहीं रही। और पाकिस्तान के अवाम को ये सबसे बड़ी सज़ा पाकिस्तान के अवाम को मिली। ये है वो सज़ा। ये सज़ा मुझे तो मिली, लेकिन मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम को दी। बताएं मुझे, ज़रा बताएं वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं ये सारा एक्शन जो उन्होंने इस कौम के ख़िलाफ़ किया है। मेरी वजह से, मेरी दुश्मनी में मैंने क्या बिगाड़ा था भाई? मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने ये सिसिलियन माफिया भी कहा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनमें से एक जज था जिसका नाम शेख, क्या नाम था, अजमत। उनकी को अजीज़ा थी जिसका को प्रमोशन का केस था।
तो उस प्रमोशन गवर्नमेंट सर्वेंट थी वो, तो वो अपना मेरिट पे होना था। तो उस केस में, किसी केस में या उस केस में वो कहते हैं जनाब, नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बहुत जगह है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, और एक जज साहब ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कि उनको पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बड़ी जगह है। तो उनकी ख्वाहिश तो उस वक्त से थी मुझे अडयाला जेल भेजने की। तो अगर इस माइंडसेट से लोग आएंगे तो फिर पाकिस्तान का यही हशर होगा जो हम देख रहे हैं। इसी तरह होता रहेगा, खुदा न खास्ता होता रहा है, 1947 से ऐसा होता रहा है, और ना जाने कब तक होता रहेगा अगर हमने सबक ना सीखा। ये बहुत अफसोसनाक बात है ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और ये जो उसका हिसाब होना चाहिए। इंतकाम ना सही, मुझे इंतकाम से कोई गरज नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे मैं किसी को ना माफ़ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ, लेकिन जो कौम जिन्होंने कौम के ख़िलाफ़ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उनको कह दूँ कि जनाब मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो जो इसका ज़िम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, और अपनी ज़ात के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा। आप ये तवक्को करें भी ना कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद मैं अपनी ज़ात के लिए कोई बात करूँगा। मुझे अब आज अगर कोई चीज़ अजीज़ है तो सिर्फ पाकिस्तान है, इसके 25 करोड़ अवाम है, उनकी वेलफेयर है, उनकी खुशहाली है। उसकी खुशहाली को अगर कोई बदहाली में बदलता है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है, इस कौम का दुश्मन वही है। तो मुझे उसको माफ़ करने का कोई इख्तियार नहीं। तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाअल्लाह। JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी। तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीखी फ़ैसला देगी। और हमें अपना जो है ना ये बातों को बड़े गौर से सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, अपने पल्ले पल्ले बांधनी चाहिए कि ये है हमारे मुल्क की तबाही की वजूहात, और हमने अपने मुल्क को ऐसे हाथों में नहीं छोड़ना कि जो खेल खेलें मुल्क उसका शिकार होता फिरे। बिल्कुल नहीं, वरना इस तरह के खलंडरे आते रहेंगे और पाकिस्तान की तबाही और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे। तो बस मैं जी इतनी आज बात करना चाह रहा था। मुझे जहाँ इस बात का इत्मीनान है कि इन झूठे मुकदमों से मुझे अल्लाह ताला ने बरी फरमाया है, तो आप देख लें कि कितनी जल्दी ये वो फैसले रिवर्स हुए हैं। और कल कोर्ट में अगर आप कोर्ट की अगर आपने कार्रवाई सुनी हो तो उन्होंने बिल्कुल यानी कि साफ साफ कह दिया कि यहाँ तो कोई एविडेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, कोई कागजात ही नहीं है। सारी एक साजिश के तहत, उन्होंने तो नहीं कहा लेकिन मैं कह रहा हूँ और दुनिया भी कह रही है, एक साजिश के तहत ये सारे मुकदमात बनाए गए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को धक्के दे के वजारत उज़्मा से बाहर निकाला गया और जेलों में डाला गया। उसके ख़ानदान को भी स्पेयर नहीं किया गया, उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने गिरफ्तार किया गया। जब नैब मरीम नवाज शरीफ को लेकर, तो मैं सामने बैठा हुआ था, मैं देख रहा था जब वो इसको अरेस्ट करने आए थे। मैं कोट लखपत जेल में था मैं,
اور مجھے گھر سے ملنے آئی تھیں, میرے لیے کھانا لے کے آئی تھیں, اور ابھی ہم نے کھانا شروع بھی نہیں کیا تو اس کو وہاں سے وہ اریسٹ کر کے لے گئے. یہ میرے دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہیں جو جیلوں میں رہے ہیں. اب بتائیں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ شریف آدمی ہے یہ, اور بچپن سے میرے ساتھ رہا ہے. میں تو اس کی کسی برائی سے واقف نہیں ہوں, نہ یہ برا آدمی ہے. میرے بھائی شہباز شریف, ان کا میرا بھتیجا, یہ آج باہر سے آیا, ان کی والدہ صاحبہ بیمار تھیں. کتنے سال رہے حمزہ تم؟ 2 سال جیل میں. بتائیں ذرا کیا کون سا اس کے پاس سرکاری عہدہ تھا؟ کیا تھا اس کے پاس؟ 1999 میں میرا بیٹا حسین, اس کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ 1 سال بلکہ 14 مہینے مشرف کی جیل میں رہا. وہ کون سا عہدہ تھا اس کے پاس؟ کیا کون سی وزارت تھی؟ کون سی اس کے پاس کون سا مشیر تھا وہ؟ اس کے پاس کون سا عہدہ تھا مریم کے پاس؟ یہ کون سی کو میری وزیر یا مشیر تھی؟ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ سکہ شاہی ہے, اس کو سکہ شاہی کہتے ہیں. اور آپ اپنا جو دل میں آئے وہ کر گزریں. آپ ایسے ملک تو نہیں چلتے, ایسے تو گھر نہیں چلتے, خاندان نہیں چلتے, ملک کیا چلے گا؟ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف لاہور میں